तारम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं भवै मङ्गलम्। मंदा में समझ के ओके। हाँ, आदरणीय समझ जी, विद्वान और सहस्राध्यायी, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज ये जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के द्वारा शुरू की गई प्रज्ञाप्या सूत्र की श्रृंखला का 7वां स्वाध्याय है। ये कोर्स में जानने योग्य और कह सके ऐसी बातों को बताया जाएगा। आगे हमने अजीव और जीव, जिसमें भी पंचेंद्रिय जीवों तक हमने समझना शुरू कर लिया है। समणी जी ने समूर्चिम, अपर्याप्ता, पर्याप्ता, सूक्ष्म, बादर, वो सब जीवों के बारे में भी हमें अच्छे से समझाया है। आगे की ये प्रवचन श्रृंखला में मैं समणी जी श्री चैतन्य प्रज्ञा जी का स्वागत करती हूँ। समणी जी, आपको अनुरोध करती हूँ, आप आगे का सेशन सुनाएं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। आदरणीय हमारे भूतपूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर लोढ़ा साहब और सभी विद्वज्जन, आज का टॉपिक, हमारा जो पिछला टॉपिक हमने शुरू किया था प्रज्ञापना सूत्र का, तीसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उस अध्याय के अंतर्गत हम ये देख रहे थे कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव द्रव्य हैं या अन्य पदार्थ हैं, उनकी संख्या कहाँ, किस रूप में और कंपैरेटिवली क्या है, इसे उस अध्याय में विशेष रूप से डिस्कस किया गया है। तो हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी पिछले लेक्चर के अंदर कि किन जीव, जैसे 5 स्थावर काय के जीव होते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो विश्व में इसकी प्रेजेंस कहाँ, कितनी मात्रा में, क्वांटिटी में है, ये हमने पिछले लेक्चर में विशेष रूप से डिस्कस किया था। आज हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि अन्य चीजों का, विशेष रूप से वनस्पति का, जैसे कि वनस्पति के बारे में शास्त्रीय एक नियम है कि जत्थ जलम तत्थ वनम, जहां पानी की प्रेजेंस होगी वहीं बॉटनी, चूंकि प्रोफेसर लोढ़ा हमारे बॉटनी के मूल एक्सपर्ट हैं, सो प्लांट्स वहीं होंगे जहां पानी की मात्रा ज्यादा होगी। तो ये शास्त्रीय नियम भी है। और एक दूसरा ये भी है कि जितने भी 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जितने भी जीव इस विश्व में हैं, उनकी प्रेजेंस भी विशेष वहीं पर मिलती है विश्व में जहां पानी की प्रेजेंस होती है। तो जल के सहारे इन जीवों का अस्तित्व बना रह सकता है, इसलिए जल की मात्रा जहां जहां होगी वहां वहां प्लांट्स भी ज्यादा होंगे, वहां 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय प्राणी भी ज्यादा होंगे। तो ये आज की बात का कुछ खास हमें सिद्धांत समझना है। तो मैं अब वो अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। तो हमने पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु की चर्चा पिछले अध्याय में की थी कि उनकी प्रेजेंस कहाँ पर विश्व में कितनी मात्रा में है, और वो परस्पर में कंपैरेटिवली एक दूसरे की कंपैरिजन में कितने नंबर में पाए जाते हैं। तो नंबर एग्जैक्ट, जैसा मैंने आपसे कहा कि चूंकि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव, विशेष रूप से वनस्पति को छोड़ दे तो पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु
और मनुष्य जितने भी 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जो प्राणी होते हैं, इनकी संख्या विश्व में असंख्य असंख्य मानी गई है। वनस्पति के जीव अनंत संख्या में होते हैं। तो हमें ये देखना है कि वनस्पति के संदर्भ में क्या कुछ प्रज्ञापना सूत्र के तृतीय अध्याय में क्या बात कही गई। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये वनस्पति के जीवों के संदर्भ में, और वनस्पति में 2 तरह की वनस्पति होती है। एक तो बहुत सूक्ष्म होती है जो संपूर्ण विश्व में पाई जाती है, और उसे देख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारी इंद्रियों से या किसी भी वर्तमान में जो भी हमारे वैज्ञानिक उपकरण हैं, उनसे भी उन सूक्ष्म जीवों का पता चलाना बहुत मुश्किल है। तो वो सूक्ष्म जीव संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, किंतु जो स्थूल जीव है वनस्पति के, जिनको हम प्लांट्स के रूप में, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के रूप में देखते हैं, तो उसकी संख्या के संदर्भ में बात कही जा रही है कि वेयर इज द वाटर देयर आर द प्लांट्स एज सेड। तो जैसा अभी मैंने बताया था कि जत्थ जलम तत्थ वनम, ये सिद्धांत है शास्त्र का कि जहां जल ज्यादा मात्रा में होगा वहीं वनस्पति भी ज्यादा मात्रा में देखने में आएगी। और इसलिए टोटल प्लांट्स का जो नंबर है वो डिपेंड करेगा कि पानी की मात्रा कहाँ पर कितनी अधिक है, उतनी ही वनस्पति वहां पर आपको देखने को मिल सकती है। और फिर भी कहा गया है कि पश्चिम यानी विश्व का, हम जैन दृष्टि से विश्व की बात कर रहे हैं, जैन दृष्टि से विश्व को लोक कहा जाता है। वर्तमान में विज्ञान में की जो अवधारणा है विश्व के बारे में वो डिफरेंट है थोड़ी सी। उतना बड़ा विश्व अभी विज्ञान की नजर में या दृष्टि में शायद आया या नहीं आया, हमें देखना है। परंतु जैन दृष्टि से विश्व बहुत बड़ा है, और उसको जब हम 4 डायरेक्शन की दृष्टि से देखते हैं तो पश्चिम में जीवों की संख्या यानी प्लांट्स विश्व के पश्चिम दिशा में कम पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पानी की मात्रा कम है। और ईस्ट यानी इधर में पूर्व में पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए जीवों का संख्या पश्चिम के कंपैरिजन में असंख्यात गुना ज्यादा हो जाती है। यानी वनस्पति जो है असंख्यात गुना ज्यादा होती है नंबर में। इसी तरह से नॉर्थ में ईस्ट की कंपैरिजन में असंख्यात गुना ज्यादा होती है, और साउथ में उससे नॉर्थ की कंपैरिजन में असंख्यात गुना ज्यादा होती है। तो ये चूंकि हम जीवों की बात कर रहे हैं, सर जो यहाँ बैठे हैं लोढ़ा साहब, तो वो सोचेंगे प्लांट्स का नंबर, तो नंबर प्लांट्स का हम नहीं बता रहे हैं, हम प्लांट्स के अंदर जो जीवों की प्रेजेंस है उसका बात कर रहे हैं। और वो जीवों को संख्या बताना जो है वो अनंत की संख्या में है, इसलिए आपके पास ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिससे हम कैलकुलेट करके बता सके कि इतना नंबर पाया जाता है। बट कंपैरेटिवली यहाँ पर प्रज्ञापना सूत्र में बताया गया है कि विश्व की इन 4 दिशाओं में वनस्पति कितनी मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ पर ओके, सो ये टाइटल में लाइक द प्लांट्स द 2, मैंने ऊपर में प्लांट बॉडी लिख दिया, मिस्टेक से रह गया है, बट इसको आप 2 सेंस से 5 सेंस लिविंग बीइंग्स के बारे में आप समझिएगा। तो यहाँ पर कहा है कि जैसे प्लांट्स, पानी जहाँ होता है वहीं प्लांट्स की या वनस्पति की प्रेजेंस ज्यादा देखी जाती है। उसी तरह से 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जितने प्राणी होते हैं वो भी इसी तरह से वनस्पति की तरह ही अलग अलग डायरेक्शन में उसी नंबर में देखने को आपको मिलेंगे। वनस्पति चूंकि साधारण वनस्पति भी उसमें होती है। साधारण वनस्पति का मतलब है कि एक ही प्लांट के अंदर या एक ही फल के अंदर अनंत जीव होते हैं। तो जैसे प्याज है या वेजिटेबल्स हैं, जो प्याज है, आलू है, गाजर है, अदरक है, तो उसमें एक ही बॉडी के अंदर अनंत जीवों की उपस्थिति होती है। तो इस कारण से वनस्पति में अनंत की संख्या पाई जाती है, किंतु 2 इंद्रिय से लेकर के ये 4-5 इंद्रिय तक के जितने भी ये आपको एनिमल बीइंग्स दिखते हैं या इंसेक्ट्स दिखते हैं, तो ये नंबर में असंख्यात है, ये अनंत नहीं है। इतना सा हमें प्लांट से इनका नंबर का डिफरेंस समझना है। तो यहाँ पर जिस तरह से प्लांट्स, पानी जहाँ होता है वहां पर उनकी प्लांट्स का नंबर ज्यादा होता है या प्लांट के जीवों का नंबर ज्यादा होता है, उसी तरह से 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों की संख्या भी उसी तरह से
वेस्ट में सबसे कम है, ईस्ट में उसकी कंपैरिजन में असंख्यात गुना ज्यादा है, नॉर्थ में उससे असंख्यात गुना ज्यादा है और साउथ में उससे असंख्यात गुना नंबर ज्यादा देखने को मिलता है। ये हम नरक के जीवों के बारे में बात कर चुकी थी, मनुष्यों के संदर्भ में भी बात कर चुके थे कि मनुष्यों का नंबर कहाँ पर कितना है। इन देवों के बारे में हम बात कर चुके थे। मेरे को जस्ट यहाँ पर ये बताना था, इसलिए मैंने उसको किया है। अब यहाँ पर ज्योतिष देवों के बारे में, चूंकि साइंस की दृष्टि से ये बात जानना समझना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ कि ज्योतिषी का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। तो जैन धर्म में और हिंदू धर्म में दोनों में ये माना गया है कि जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, सूर्य और चंद्र हैं, ये सारे अपने आप में ज्योतिष देव कहलाते हैं। ये देवों के द्वारा ये बॉडीज गवर्न होती है, इसलिए इनको ज्योतिष देव, और इनके ज्योतिष देवों के स्थान, रहने के जो स्थान है ये इन ग्रह नक्षत्र तारों के अंदर ही है। तो इस दृष्टि से देवों की संख्या समझाई गई है कि जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल अपने को बॉडीज दिखाई दे रही है, और अगर हम पूरे विश्व की वो सारी बॉडीज को देखें तो जीवों की संख्या, ज्योतिष देवों की संख्या कितनी क्या है, इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो बताया है कि पूर्व और पश्चिम में एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो है वो कंपैरेटिवली कम है। ये यूनिवर्स का ऐसा ही व्यवस्था है। तो उसमें पूर्व और पश्चिम में आपको कम नंबर में एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज मिलेंगे, इसलिए देवों की संख्या भी कंपैरेटिवली कम रहेगी उधर में। दक्षिण में कुछ अधिक होगी, क्योंकि कृष्ण पाक्षिक जो जीव होते हैं वो अधिक संख्या में दक्षिण दिशा में उत्पन्न होते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा को शुभ नहीं माना जाता है। जो भी कृष्ण पाक्षिक का मतलब है कि जो संसार से अभी मुक्त होने की, अभी जिनका समय सीमा सुनिश्चित नहीं हुई है, ऐसे जीवों की संख्या दक्षिण में ज्यादा उत्पन्न होते हैं। और उत्तर दिशा में मानस सरोवर माना गया है, जो कि 1000 योजन लंबा चौड़ा माना गया है। तो उसमें कई देवताओं के क्रीड़ा स्थल होते हैं, और उस कारण से देवताओं का, यानी ज्योतिषी देवता का, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से रिलेटेड जो देव हैं, उन लोगों का उस सरोवर में आना जाना होता है। क्रीड़ा के लिए वो आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो वहां पर जो जीव होते हैं उनको देख करके, उन देवों को देख करके कभी कभी उनको जाति स्मरण यानी पास्ट लाइफ का स्मरण हो जाता है, और वो भी कभी कभी उन देवों में, ज्योतिष देवों में उत्पन्न होने की कामना कर लेते हैं। तो इस कारण से उत्तर दिशा में इन देवों की संख्या ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो है यूनिवर्स में किस तरह से सिचुएटेड है, इनका लोकेशन किस तरह का है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जम्बू द्वीप पूरे एक तरह से यूनिवर्स को ध्यान में रख करके ये पिक्चर दिया गया है कि इस जम्बू द्वीप के अंदर 2 सूर्य, ये आपको 2 सूर्य दिख रहे हैं एक दूसरे के सामने, और 2 चंद्रमा माने गए हैं। ये बीच में मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के चारों ओर ये ग्रह नक्षत्र तारे जो हैं, ये प्लैनेट्स जो हैं घूमते रहते हैं। सो ये पूर्व और पश्चिम में आप देख रहे हैं, पूर्व और पश्चिम में 2 सूर्य है, और उत्तर और दक्षिण में 2 चंद्र आपको दिखाई दे रहे हैं। शास्त्रीय दृष्टि से ये 50,000 योजन की दूरी पर है। सूर्य से ये चंद्रमा जो है 50,000 योजन की दूरी पर है, और इस चंद्रमा से ये सूर्य 50,000 योजन की दूरी पर है। इस सूर्य से ये चंद्रमा 50,000 योजन की दूरी पर है, और ये चंद्रमा इस सूर्य से 50,000 योजन की दूरी पर है। सो ये इस तरह से कहा जाता है कि सूर्य और चंद्र जो है, ये इस तरह से घूमते भी रहते हैं, किंतु ये एक ही लाइन, इनकी जो है रो इस तरह से बनी हुई होती है। चंद्रमा भी घूम रहा है तो वो पूरा रो इस तरह से ही घूम रहा है, सूर्य भी घूम रहा है तो इसी तरह से रो में घूम रहे हैं, और तो ये सेम लाइन में बने रहते हैं, घूमते हुए भी लाइन इनकी सेम बनी रहती है। तो आप ये देख रहे हैं कि जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्र माने गए हैं, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्र माने गए हैं, धातकी खंड में 8 सूर्य और 8 चंद्रमा माने गए हैं, या 12 सूर्य 12 चंद्रमा माने गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग संख्या करके लगभग करीबन आप ये देखिए, हाँ यहाँ पर जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्र है, धातकी खंड ये लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्र हैं, धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा है, और कालोदधी समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्रमा है, और अर्ध पुष्कर में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है। और उसके अलावा उनके साथ में जितने प्लैनेट्स,
कोई चीज दर्शन में टूटा ही नहीं है, ज्ञान और दर्शन। स्टार्स और प्लैनेट की संख्या अभी आप बाद में देख पाएंगे। तो एक सूर्य और एक चंद्रमा के साथ 28 नक्षत्र होते हैं, 88 महा प्लैनेट यानी बिग प्लैनेट्स होते हैं, 66,975 करोड़ स्टार्स होते हैं। ये एक गैलेक्सी का मैंने नंबर आपको बताया है। ऐसे 66 गैलेक्सीज हैं जो केवल मनुष्य लोक में पाई जाती है, ढाई द्वीप के अंदर पाई जाती है। और उसके बाहर जो है सूर्य और चंद्र ये स्थिर रहते हैं। मनुष्य क्षेत्र में ही केवल सूर्य, चंद्र, प्लैनेट्स, ग्रह, नक्षत्र, तारे घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। बाकी उसके बाहर की जो ढाई द्वीप से बाहर जितने भी सूर्य और चंद्रमा हैं वो भी असंख्यात है, उनका नंबर भी बहुत अधिक है, परंतु ये स्थिर रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा की दूरी 50-50 हजार योजन पर आपको दिखाई देगी, परंतु ये सब स्टेबल है, ये मूव नहीं करते हैं। ये ढाई द्वीप के अंदर ही केवल सूर्य और चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे घूमते हैं। बाकी इसके बाहर के सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे जहां हैं वहीं हैं, वो स्टेबल हैं, वो मूव नहीं करते हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए कि चंद्रमा का यहाँ विमान दिखाया गया है ना, चंद्रमा का आकार किस तरह से है। तो कहा गया है कि ये एक तरह से आप आधा जो है इसको कवित्थ फल कहते हैं या एक फल की तरह सोचिए। तो ये आधा है, किंतु ऊपर में देवताओं के विमान है और ये आपस विमानों के गुंबज आपस में इस तरह से हैं कि वो गोलाकार दिखाई देते, तो आपको पूरा राउंड दिखता है चंद्रमा। यहाँ पर ये पूरी टोटल संख्या बताई गई है कि पूरे विश्व में का मतलब है कि हमारा ढाई द्वीप के अंदर जो चल रहे हैं सूर्य और चंद्र, उसके बाहर भी जो सूर्य और चंद्र है उन सबकी नंबर को काउंट करें आप, तो पूरे वर्ल्ड में असंख्यात चंद्रमा है, असंख्यात सूर्य है, ठीक है ना। और सूर्य और चंद्र को देवताओं का, ज्योतिषी देवताओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उनको इंद्र माना गया है, देवताओं का, ज्योतिषी देवों का इंद्र माना गया है। तो ये दोनों हमेशा एक गैलेक्सी के अंदर एक सूर्य एक चंद्र तो हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा। परंतु टोटल नंबर विश्व में असंख्यात है और इनके विमानों की संख्या भी असंख्यात है। इनके विमान के आकार जो है अर्ध कपित्थ फल की तरह दिखते हैं, जैसा अपन ने अभी देखा है। और देवता ये 5 तरह के ज्योतिषी एस्ट्रोनॉमिकल देव माने गए हैं, जिसमें चंद्र के आकार, सूर्य का आकार, ग्रह, नक्षत्र और तारा के आकार का, तो वो अपना जो मुकुट पहनते हैं उस मुकुट में इस तरह का पर्टिकुलर आकार होता है। उससे पता चलता है कि ये चंद्र देव है, सूर्य देव है, या ग्रह देव है, ये नक्षत्र से संबंधित देव हैं और ये ताराओं से संबंधित देव है। तो उनके अपने मुकुट्स में उस तरह का पर्टिकुलर आकार रहता है, चिन्ह रहता है। और ये कहा गया है कि इनके जो सूर्य और ग्रह और नक्षत्र तारे जो हमें अभी दिखाई दे रहे हैं अपने जम्बूद्वीप के अंदर, ये सम पृथ्वी से लगभग 790 योजन की ऊंचाई पर है। इसलिए हमें ये थोड़ा मानने में दिक्कत हो रही है कि पृथ्वी को, जिस पृथ्वी को हम विज्ञान ग्रह कह रहा है, जैन दृष्टि में पृथ्वी तो एक प्रकार का लैंड है और उस पृथ्वी से लगभग, यानी रत्नप्रभा पृथ्वी हम जहां पर हैं उसे रत्नप्रभा पृथ्वी की छत माना जाता है, वहां से 790 योजन की ऊंचाई पर ये ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, ऐसा जैन दृष्टि का मानना है। और 900 योजन सुधी कहने का मतलब है कि 790 योजन से लेकर 900 योजन, करीबन 110 योजन प्रमाण क्षेत्र में ये ग्रह नक्षत्र तारे भ्रमण कर रहे हैं। और तिरछा असंख्यात योजन एक राजू प्रमाण, और ये विस्तार में, यानी इनका विस्तार एक रज्जु योजन में, चारों डायरेक्शन में ये एक रज्जु योजन तक घूम सकते हैं। इतना स्पेस इनको घूमने के लिए हॉरिजॉन्टल जो है क्षेत्र उनको मिलता है घूमने की दृष्टि से। तो आप ये देखिए, बाकी ये देवताओं की संख्या बताई गई है कि एक एक ज्योतिष देव जो इंद्र देव हैं उनके अंडर में कितने देव होते हैं, कितनी देवियां होती है, कितने सेनापति होती है, वगैरह वगैरह, ये ज्योतिषी देवों के संदर्भ में बात कही गई। अभी हम ये देख रहे हैं कि देवताओं के संदर्भ में बात कही जाती है कि ये तो ज्योतिष देव हैं, ज्योतिष देव से ऊपर जो देव कहलाते हैं वो उन्हें वैमानिक देव कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं इस लोक के नक्शे में, ये वैमानिक देव है।
देवलोक कहलाते हैं। ये सही अर्थ में स्वर्ग है, जिन्हें हम स्वर्ग और नरक की धारणा कहते हैं। तो ये 7 नीचे नरक है, ऊपर में ये 26 स्वर्ग माने जाते हैं। तो इन 26 स्वर्ग में सबसे नीचे जो एक आपको स्वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ये स्वर्ग आपस में एक दूसरे के सामने लोकेटेड है। दो स्वर्ग एक दूसरे के आमने सामने है। तो आप ये देखिए कि ये पहला और दूसरा स्वर्ग है, ये तीसरा और चौथा स्वर्ग है। तो इनको सौधर्म और ईशान और महेंद्र और एक और नाम है। तो ये चारों स्वर्ग जो है वो एक दूसरे के सामने सिचुएटेड है। और इसमें बताया जा रहा है कि इन देवों की संख्या, ये जो 4 देवलोक में जो देव हैं, इनकी संख्या पूर्व और पश्चिम में सबसे कम है, उत्तर में असंख्यात गुना ज्यादा है और दक्षिण में कुछ अधिक है। इसी तरह से आगे के ऊपर के जो देवलोक आप देख रहे हैं, ब्रह्म देवलोक से लेकर के सहस्रार तक के जो देवलोक हैं, उसमें देवों की संख्या बता रहे हैं कि पूर्व पश्चिम और उत्तर में सबसे कम पाए जाते हैं, किंतु संख्या में वो आपस में एक दूसरे से सेम नंबर में है। और दक्षिण में असंख्यात गुना ज्यादा पाए जाते हैं। 9वें स्वर्ग से लेकर के यहाँ से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि यानी यहाँ तक का जो देवलोक है, यहाँ देवों की संख्या के बारे में बताया गया है कि 9 ग्रेवेक एंड 5 सारे दिशा प्राय समान संख्या में હોય છે। यानी ये सभी संख्या में चारों दिशाओं में बराबर होते हैं। तेथी तेमा अल्प बहुत तो नहीं, इसलिए उनका आपस में कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो सभी इक्वल नंबर में ही पाए जाते हैं सभी डायरेक्शंस में। तो ये और कुछ विमान जैसे पुष्पावकीर्ण विमान माने जाते हैं। तो 5 अनुत्तर विमान में पुष्पावकीर्ण विमानो ज નથી અને 9 થી 12 देवलोक में। ओके, तो ये आप भी देखिए स्वर्ग की रचना किस तरह की है। यहाँ पर ये आपने सबसे पहले आप 2 देवलोक देखेंगे, उसमें सौधर्म और ईशान देवलोक। तो ये शास्त्रीय दृष्टि से माना जाता है कि ये इधर में सौधर्म है तो इधर में ईशान है। और ये इनके देव अंदर में ये प्रस्तर है, यानी इनके 13 स्टोरीज हैं में ये पूरा दोनों देवलोक बने हुए हैं। तो इनकी अपनी 13 स्टोरीज है, जिन्हें प्रतर कहा जाता है। इनमें देवस्थान बने हुए होते हैं। और ये आप देवस्थान कुछ तो पंक्तिबद्ध होते हैं, बिल्कुल एक लाइन के अंदर होते हैं, किंतु कुछ देवलोक कुछ विमान इस तरह से आप देखिए बिखरे हुए जैसे फूल होते हैं, उस तरह से इनको पुष्पावकीर्ण देव विमान कहा जाता है। तो इस तरह से कई देव विमान एक एक प्रतर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये अभी विज्ञान की पहुंच से बहुत ही बाहर की चीज है, और यहाँ तक किस तरह से पहुंचेंगे देखना है। सिद्धों के बारे में कहा जा रहा है कि सिद्ध कितनी मात्रा में विश्व में है और कौन सी डायरेक्शन में सिद्धों की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सबसे कम जो सिद्ध जीव हैं वो दक्षिण और उत्तर में होते हैं डायरेक्शन में। यद्यपि सिद्ध शिला में होते हैं, किंतु सिद्ध शिला भी चारों डायरेक्शन से अगर देखेंगे तो साउथ और नॉर्थ में सिद्धों की नंबर कम होगा। क्यों? क्योंकि भारत और ऐरावत क्षेत्र जो दक्षिण और उत्तर दिशा में पाए जाते हैं, वहां से जो मनुष्य मुक्त होते हैं उनकी संख्या अन्य जगह महाविदेह की तुलना में कम होती है। इसलिए और उसमें चौथा आर्य में ही सिद्ध होते हैं। यानी हम चौथा आर्य जब चलता है भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, उस समय ही 24 तीर्थंकर या हर महाविदेह में तीर्थंकर का जन्म होता है और मुक्ति होती है। तो ये विशेष रूप से भरत और ऐरावत क्षेत्र में केवल चौथे आर्य में ही जीव सिद्ध होते हैं। और चूंकि ये क्षेत्र भी छोटा है, इसमें मनुष्यों के सिद्ध होने की संख्या भी कम है, इस वजह से सिद्ध शिला के उत्तर और दक्षिण दिशा में सिद्धों का नंबर कम है। पूर्व दिशा में उससे ज्यादा संख्यात गुना ज्यादा है, क्योंकि पूर्व दिशा में महाविदेह है और महाविदेह का क्षेत्रफल भरत और ऐरावत क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज्यादा है, और इसलिए वहां से मनुष्यों की सिद्धि ज्यादा होती है, मुक्ति ज्यादा होती है। और वहां से तो एनी टाइम कोई भी मोक्ष जा सकता है, कोई भी मीन्स जो जिसका मोक्ष होना है। पश्चिम दिशा में और विशेष रूप से महाविदेह भी 2 तरह से देखना है कि एक तो पूर्व महाविदेह होता है, एक पश्चिम महाविदेह होता है। तो पूर्व महाविदेह में से जाने वाले जीवों की संख्या भरत और ऐरावत क्षेत्रों की तुलना में अधिक है,
और पश्चिम दिशा से जाने वाले मनुष्यों की संख्या उससे भी अधिक है, क्योंकि पश्चिम महाविदेह जो है वो पूर्व महाविदेह की तुलना में कुछ बड़ा है, तो वहां मनुष्यों की संख्या भी अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर इसी तरह से इस चार्ट से समझाया है। ये टोटल जीवों के संदर्भ में है, मतलब एक इंद्रिय से लेकर के मुक्त होने तक, सिद्ध होने तक जीवों का जो अभी तक अपन ने नंबर डिस्कस किया उसका एक टोटल चार्ट इसमें दिया हुआ है। उसको डिस्कस करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। अब हम वैसे जनरली 25 बोल का एक टेक्स्ट है, जैन परंपरा में बहुत ही प्रसिद्ध है, और साधु साध्वी सबसे पहले उस ग्रंथ को याद करने के लिए सभी से कहते हैं, चाहे श्रावक हो चाहे साधु साध्वी हो, स्वयं उस ग्रंथ को याद करते हैं। और उसमें जैनिज्म के मूलभूत सिद्धांत, एक तरह से टिप्स पर कैसे याद रख सकते हो, वो बेसिक सारे फंडामेंटल सिद्धांत उसमें दे रखे हैं। तो उस टेक्स्ट के अंदर गति के बारे में सबसे पहला बोल जो है वो 4 गति को लेकर के डिस्कस किया जाता है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सांसारिक प्राणी हैं, वो 4 गतियों में जन्म लेते हैं। किंतु प्रज्ञापना सूत्र में 5 गति और 8 गति की बात भी कही गई है। सो 5 गति किसे कहा गया है ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इस नया पॉइंट है यहाँ पर कि मनुष्य, नरक के प्राणी, देव, सिद्ध और तिर्यंच। तो 5 गति में सिद्ध को भी ले लिया है, सिद्ध को भी एक गति के अंतर्गत ले लिया कि वो भी एक प्रकार की गति है, जीव की एक अवस्था है जहां जाकर के जीव हमेशा स्थित हो जाता है और अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है। तो ये सिद्ध दशा को भी एक गति मान करके प्रज्ञापना सूत्र में 5 प्रकार के जीवों की संख्या इस विश्व में कितनी की है उसे बताया है। तो मनुष्य कहा जाता है कि अड़िद्वीप प्रमाण मनुष्य क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, केवल 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य होते हैं, इसलिए उनकी संख्या सबसे कम है। नरक के प्राणी असंख्यात गुना ज्यादा है, देवता उनसे असंख्यात गुना ज्यादा है, सिद्ध उनसे अनंत गुना ज्यादा है, और तिर्यंच जो प्राणी हैं, जितने भी 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के पशु पक्षी कीट मक्खी मच्छर वायरस जो कुछ भी है, वो सब कुछ उनकी संख्या अनंत गुना है। अब ये है कि 8 प्रकार की गति की भी बात कही गई है, जैसे 5 प्रकार की गति बताई है तो 8 प्रकार की गति भी मानी गई है। तो उसमें ये है कि स्त्री और पुरुष दोनों को अलग अलग समझाया है। तो मनुष्य में दोनों तरह के होते हैं, न महिला भी होती है, मादा भी होती है, और मनुष्य पुरुष भी होते हैं। तो उनकी संख्या बताइए कि मनुष्य स्त्रियों की संख्या सबसे कम है। वैसे तो ये कहा जाता है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में 27 गुना ज्यादा है और 27 नंबर ज्यादा है। किंतु यहाँ पर जब मनुष्य की संख्या समझाई है तब वहां समूचे मनुष्यों को भी साथ में ले लिया गया है। इस वजह से यहाँ पर मनुष्य जो है स्त्रियों से कुछ अधिक बताए गए हैं। नैरेयिक जो है वो असंख्यात गुना ज्यादा है, तिर्यंच उससे असंख्यात गुना ज्यादा है, देव उनसे असंख्यात गुना ज्यादा है, देवियां जो है देवताओं की तुलना में संख्यात गुना ज्यादा है, वो 32 गुना और 32 नंबर में अधिक पाई जाती है देवताओं की तुलना में। सिद्ध जो है वो अनंत गुना है, देव असंख्य छे और सिद्ध अनंत छे, और तिर्यंच जो है वो अनंत गुना है। तो ये आप ये देखें कि ये 8 गतियों के रूप में इसमें प्रज्ञापना सूत्र में चर्चा की गई है। अब ये हमें थोड़ा सा समझना है कि विश्व के को पूरे 6 भागों में बांटा गया है। हम आगे के जो भी स्लाइड्स पर चर्चा करेंगे तो उसके पहले हमें ये थोड़ा समझ लेना जरूरी है कि विश्व को 3 भागों में मूलतः बांटा जाता है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। उसके अलावा 2 चीजें और हैं कि ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक जहां मिल रहे हैं उनका जो मीटिंग पॉइंट है उसे होराइजन कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, यहाँ शास्त्र उसे प्रतर बोलता है। और अधोलोक और मध्यलोक का जो मीटिंग पॉइंट है उसको भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये एक मेरू पर्वत है, आप मेरू पर्वत को देख रहे हैं, ये 1 लाख योजन का है। 1000 योजन ये जमीन में नीचे गया हुआ है, यानी नरक में गया हुआ है, और अधोलोक में गया हुआ है। और ये उसके ऊपर ये इतना जो है 909 करीबन 99,000 योजन ये जमीन से ऊपर है।
और उसमें भी 1800 योजन ये मध्यलोक के अंदर है इसका हाइट, और बाकी ऊपर ये ऊर्ध्वलोक में चला गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मध्यलोक जो है वो 1800 योजन का माना गया है। ये बीच का जो पार्ट है ये मध्यलोक माना गया है, मिडल यूनिवर्स है, मिडल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये मध्यलोक यहाँ नीचे की तरफ फिनिश हो रहा है और अधोलोक शुरू हो रहा है, लोअर यूनिवर्स शुरू हो रहा है। तो लोअर यूनिवर्स का जो स्टार्टिंग स्ट्रेटा है, प्रतर है, पार्ट है, और मध्यलोक का जो लास्ट जो पार्ट है वो दोनों मीटिंग पॉइंट्स माने गए हैं, और इसको कहा गया है अधोलोक, तिरछालोक, प्रतर। ठीक है ना। तो इसमें अधोलोक का और मध्यलोक का दोनों का आपस में मिलन हो रहा है, ये लास्ट यहाँ एंड हो रहा है और अधोलोक शुरू हो रहा है। इसी तरह से मध्यलोक यहाँ पर एंड हो रहा है और ऊर्ध्वलोक का शुरुआत हो रही है। तो ये दोनों मीटिंग पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर इस दृष्टि से आपको थोड़ा सा आगे की स्लाइड समझने में इजी रहेगा कि कहाँ तिरछालोक और मध्यलोक आपस में मिल रहे हैं, सॉरी मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक आपस में मिल रहे हैं, और कहाँ मध्यलोक और अधोलोक आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी जीवों की संख्या आपको बताई जाएगी, यहाँ भी जीवों की संख्या बताई जाएगी। इसके अलावा मध्यलोक में जीवों की संख्या कहाँ है, कितनी है, अधोलोक में कितनी है, ऊर्ध्वलोक में कितनी है। ये तीनों 5 या 6 तरह से पूरे यूनिवर्स को एक तरह से डिवाइड किया अलग अलग रीजन में। तो हम उसे देखेंगे नेक्स्ट में। अब हम द्रव्यों के बारे में बात कर रहे हैं कि पूरी यूनिवर्स में जितने भी द्रव्य हैं उसमें मूलतः 6 द्रव्य माने गए, धर्मास्तिका, धर्मास्तिका, आकाश, उद्गल, जीव और काल तत्व। और काल तत्व से यहाँ पर हमें एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जहाँ चलती, जहाँ जहाँ तक उसका प्रभाव है उसको काल तत्व के अंतर्गत यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो अब ये देखिए कि पूरे कहा गया है कि कौन से ऐसे द्रव्य हैं जो कि संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, संपूर्ण विश्व में जिसकी प्रेजेंस हम देख सकते हैं। तो कहा गया कि तीनों लोकों को स्पर्श करने वाले द्रव्य सबसे कम है इस विश्व में, और वो कौन से द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाएं जो कि संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, अधर्मास्तिकाएं संपूर्ण विश्व में पाया जाता है, आकाश तो विश्व और विश्व के बाहर दोनों जगह है, अचित्त महास्कंध एक बनता है। तो અને માનાંતિક સમુદ્ઘાત તથા કેવલી સમુદ્ઘાતમાં જીવો 3 લોક સ્પર્શી હોય છે તેની સંખ્યા અલ્પ છે। और जब मानांतिक समुद्घात होता है या केवली समुद्घात होता है तो उस समय जीव तीनों लोकों का स्पर्श कर सकता है। तो इस अपेक्षा से बताया गया है कि तीनों लोकों को स्पर्श करने वाले द्रव्यों की संख्या कंपैरेटिवली, फिर भी ये ऐसे द्रव्य हैं जो कि तीनों लोकों में आप इनकी प्रेजेंस देख सकते हैं। ऊर्ध्वलोक और तिरछालोक, अब यहाँ पर ये देखिए कि जो हमारा ऊर्ध्वलोक और तिरछालोक का जो मीटिंग पॉइंट है वहां पर जीवों की संख्या कितनी होती है। तो कहा गया है कि 3 लोक को स्पर्श करने वाले द्रव्यों के कंपैरिजन में ऊर्ध्वलोक और तिरछालोक के अंतर्गत अनंत गुना द्रव्य पाए जाते हैं। तो अनंत पुद्गल और अनंत और जीव द्रव्य की स्पर्शना वहां पाई जाती है, अर्थात जीव द्रव्य की प्रेजेंस आप देख सकते हैं। अधोलोक और तिरछालोक में उससे अधिक जीवों की संख्या और पुद्गलों की संख्या पाई जाती। मैटर और जीवों की प्रेजेंस आपको अधोलोक में ज्यादा मिलेगी, जहां अधोलोक और मध्यलोक आपस में मीट कर रहे हैं उस पार्ट में जीवों की संख्या ज्यादा है। तो अधोलौकिक अने बन्ने विजयोनी अपेक्षा है जीव अने पुद्गल વધુ છે। सो पश्चिम महाविदेह की 2 कंट्री आप ये कह सकते हैं, उसे विजय कहा जाता है शास्त्र की भाषा में, कि 2 विजय जो हैं वो अधोलोक में गई हुई है। उसके कारण से वहां पर जीवों की संख्या भी ज्यादा बढ़ जाती है और पुद्गलों की संख्या यानी मैटर की का क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। ऊर्ध्वलोक असंख्यात गुना ज्यादा है। ऊर्ध्वलोक जो है वो शुरू हो जाता है पृथ्वी से लगभग कहना चाहिए 790 योजन की दूरी पर, और करीबन 900 योजन, 900 पृथ्वी से हम जिस लैंड पर है उससे 900 योजन की दूरी पर ऊर्ध्वलोक का शुरुआत होती है। सो ये ऊर्ध्वलोक में जीवों की संख्या ये असंख्यात गुना ज्यादा है क्षत्रिय दृष्टि से। सो इसलिए यहाँ पर असंख्यात गुना ज्यादा आपको मैटर और जीवों की प्रेजेंस आपको देखने को, यानी सभी द्रव्यों की प्रेजेंस कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगी। अधोलोक जो है उसमें अनंत गुना है और तिरछालोक में संख्यात गुना ज्यादा देखने को मिलता है।
अब दिशाओं की अपेक्षा भी विचार किया गया है कि दिशाओं की अपेक्षा इन सभी द्रव्यों की संख्या विश्व में किस दिशा में कितनी है। तो अधो दिशा में सबसे कम है, ऊर्ध्व दिशा में उससे अनंत गुना ज्यादा है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम इनमें असंख्यात गुना ज्यादा है किंतु इक्वल नंबर में है। दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम में कुछ अधिक है किंतु फिर भी वो भी इक्वल नंबर में है। पूर्व दिशा में असंख्यात गुना ज्यादा है, पश्चिम दिशा में कुछ अधिक है, दक्षिण दिशा में उससे कुछ अधिक है, उत्तर दिशा में उससे कुछ अधिक है। क्योंकि जल की मात्रा इसमें यहाँ पर अधिक होती है तो इसलिए जीवों की संख्या या मैटर भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ये कुछ थोड़ा सा टिपिकल है कि द्रव्य और प्रदेश की कंपैरिजन भी की जाती है। सभी द्रव्यों के अंदर जो फंडामेंटल उसका जो सबसे लास्ट यूनिट होती है उस यूनिट की अपेक्षा से किसकी कितना नंबर है, तो ये थोड़ा टिपिकल होगा। ओके, अब हम मैटर के ऊपर बात कर रहे हैं कि मैटर किस डायरेक्शन में ज्यादा पाया जाता है यूनिवर्स में पूरी जगह। तो ये कहा है कि ऊर्ध्व दिशा में सबसे कम मैटर आपको देखने को मिलेगा। 4 प्रदेशी ऊर्ध्व दिशा विस्तार की अपेक्षाएं अल्प छे। तो ऊर्ध्व दिशा जो है वो कहा जाता है कि 4 दिशाओं की अपेक्षा इस दिशा का ऊर्ध्व दिशा का विस्तार थोड़ा कम है और इसलिए मैटर भी आपको यहाँ कम देखने को मिलेगा। अधो दिशा में कुछ अधिक मिलेगा क्योंकि अधो दिशा में क्षेत्र ऊर्ध्व दिशा की अपेक्षा कुछ अधिक है। इसी तरह से उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में असंख्यात गुना ज्यादा है, दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम में कुछ अधिक है और पूर्व दिशा में असंख्यात गुना ज्यादा है, पश्चिम में कुछ अधिक है, दक्षिण दिशा में उससे कुछ अधिक है और उत्तर दिशा में सबसे अधिक है। तो ये इस तरह से मैटर जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो मानस सरोवर में अपकाय वनस्पति जलचर आदि जीवों ने अधिकता हुआ थी, तेजस कार्बन शरीर पुद्गलों ने प्रचुरता छे। तो यहाँ पर मैटर का मतलब हम जिन स्थूल पदार्थों को देखते हैं उस तरह की चीजें ज्यादा है ये नहीं है, परंतु कहने का मतलब है कि वहां पर जीवों की जहां भी संख्या ज्यादा होगी वहां मैटर भी ज्यादा होगा। और मैटर इस सेंस में ज्यादा होगा कि हर जीव के साथ में तेजस और कार्बन शरीर जुड़े हुए हैं और उन शरीरों में करीब अनंत अनंत पुद्गल उस शरीर के निर्माण में लगते हैं। इसलिए जब जीवों की संख्या ज्यादा होगी जहां पर वहां मैटर भी ज्यादा होगा। तेजस और कार्बन शरीर को ध्यान में रखके अगर हम लेंगे संदर्भ में ये कही जाती है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मैटर जो है कि आकाश में आप ये देखिए कि एक एक आकाश प्रदेश के अंदर एक परमाणु भी रहता है और अनंत प्रदेशी स्कंद भी रहते हैं, 2 प्रदेशी स्कंद भी रहते हैं। तो उनकी प्रेजेंस कितने नंबर में है ये आप मैटर की जो है वो स्पेस के अंदर कहाँ क्या पोजीशन है उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि अनंत प्रदेशी स्कंद जो है सबसे थोड़े हैं और अनंत गुना काला पुद्गल भी यहाँ पर दोनों 3 दृष्टि से कंपैरिजन किया जा रहा है। एक तो ये देखा जा रहा है कि वो स्कंद जो मटेरियल एग्रीगेट्स हैं वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो उसकी प्रेजेंस स्पेस में कहाँ कितनी है, प्लस उसके अंदर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी का नंबर भी कितना है। से कहने का मतलब उसमें कलर है तो कलर की डिग्री कितनी है। तो अनंत प्रदेश स्कंद है और उसमें कलर की डिग्री जो है वो भी अनंत है। तो इस तरह की डिग्री को ध्यान में रख के भी चल रहे हैं और साथ साथ में टाइम का देख रहे हैं कि उसका वो स्कंद या एग्रीगेट जो बना हुआ है वो कितने समय तक उस कंडीशन में रहने वाला है। तो उसको ध्यान में रख करके प्रेजेंस देखी जा रही है स्पेस के अंदर। तो अनंत प्रदेशी स्कंद अनंत गुना काला है, उस तरह के जो द्रव्य हैं वो कहा जाता है कि विश्व में सबसे कम है द्रव्य की अपेक्षा से और प्रदेश की अपेक्षा से भी कम ही है और दोनों की अपेक्षा से भी कम ही है। और ये स्वभाव थी का मतलब विश्व की यही व्यवस्था है कि इसी तरह की इस प्रेजेंस पदार्थ की पाई जाती है स्पेस के अंदर। इसी तरह से परमाणु पुद्गल एक गुण काला, यानी परमाणु जो है एटम्स जो हैं, एटम कहने की अपेक्षा परमाणु कहना ही ज्यादा सही है। सो परमाणु की संख्या जो है वो अनंत प्रदेशी स्कंदों की तुलना में अनंत गुना होती है और उनके प्रदेश भी निश्चित रूप से वो प्रदेश की दृष्टि से भी देखा जाए, एक यूनिट की दृष्टि से नंबर देखा जाए तो वो भी अनंत गुना होता है और वो भी इसी रूप में पाया जाता है। संख्यात प्रदेशी स्कंद यानी
2 परमाणु को लेकर के कोई एग्रीगेट बना है, कोई 3 परमाणु से बना है, कोई 1000 से बना है, कोई लाख से, करोड़ से, जितना आपके पास में नंबर है उस नंबर के हिसाब से उस तरह के जो स्कंद हैं और उसी तरह की उनके अंदर डिग्री पाई जाए, क्वालिटी भी उसी नंबर में पाई जा रही है, तो वो संख्यात नंबर गुना है। और इसी तरह से उनके प्रदेश भी संख्यात गुना ज्यादा है। असंख्यात प्रदेशी स्कंद जो हैं वो भी वो असंख्यात गुना है। तो यहाँ पे सबसे कम तो हमारे अनंत प्रदेशी स्कंद है, उससे अनंत गुना परमाणु है, परमाणुओं से संख्यात गुना संख्यात प्रदेशी स्कंद है, और संख्यात प्रदेशी स्कंधों से असंख्यात प्रदेशी स्कंद जो है वो असंख्यात गुना है। और अब यहाँ पे आप स्पेस यहाँ देख रहे हैं कि एक प्रदेशावगार यानी एक ही स्पेस पॉइंट के अंदर रहने वाले जो पुद्गल हैं वो कितने हैं, और उनकी स्थिति भी एक ही समय की है, यानी एक समय के बाद उनका जो स्वरूप है वो चेंज हो सकता है, और उनके अंदर जो क्वालिटी है वो भी एक ही मात्रा, एक ही डिग्री है। तो इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि एक प्रदेशागार, एक समय स्थिति वाला और एक गुण काला या कर्कश, इस तरह के जो परमाणु है या मैटर है वो या जो मटेरियल एग्रीगेट्स हैं वो सबसे कम होते हैं। उससे संख्यात गुना जो जिनमें ये क्वालिटी या टाइम ड्यूरेशन जिसका है और डिग्री भी, क्वालिटी की डिग्रीज भी उतनी है, तो वो संख्यात गुना ज्यादा है। असंख्यात प्रदेशी उससे असंख्यात गुना ज्यादा है, और अनंत गुण क्वालिटी वाले पुद्गल या परमाणु जो भी हो, वो परमाणु में अनंत नहीं होता है, बट 2 ही मात्रा होती है या एक ही मात्रा होती है, स्पर्श की 2 मात्रा होती है। सो ये जो है अनंत गुना होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कर्कश गुण की क्वालिटी यहाँ पर एक का रेफर किया है, बट आप मृदु, लघु, गुरु इस तरह के क्वालिटी वाले परमाणु के संदर्भ में या मेटर के बारे में भी इसी तरह से आपको समझना है, उनकी क्वांटिटी विश्व में इसी तरह से है। अब लास्ट ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, अभी ज्यादा इसको मैं विस्तार से चर्चा अभी कुछ नहीं करूंगी, पर 98 प्रकार से जीवों के बारे में नंबर बताया गया, 98 रेफरेंसेस में, कॉन्टेक्स्ट में उनको डिस्कस किया गया है कि उनकी प्रेजेंस इस संसार में कितनी है। तो ये अलग अलग एंगल है उसका, कि इंद्रियों की अपेक्षा से, अनिंद्रिय की अपेक्षा से, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, इस तरह से कई तरह से। सो 98 एंगल से जो की कंपैरिजन की गई है, जो सारे विश्व में पाए जाते हैं। ओके, जस्ट ये आप देख रहे हैं कि पॉइंट्स में सारा कुछ उन्होंने डिस्कस किया है, तो वो काफी कुछ टिपिकल भी हो जाएगा और हर पॉइंट को डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो यहाँ पर आप देखिए कि जीवों की एक तो संख्या के संदर्भ में बात है कि संख्यात होते, असंख्यात होते और अनंत होते, तो अनंत की भी 8 कैटेगरी मानी गई है। सिद्धों की संख्या जो है 8वीं कैटेगरी के अनंत के अंतर्गत आती है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट आपको समझना है कि इन्फिनिटी, नंबर ऑफ इन्फिनिटी इज आल्सो ऑफ 8 टाइप्स अकॉर्डिंग टू जैन मैथमेटिक्स। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न कर रही हूँ। ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो रहा है। दूसरे सारे अन्य दृष्टिकोण की जीवों की कंपैरिजन की गई है। तो यहाँ पर अभी 98 पॉइंट्स आपको मैंने बताए भी हैं। सो सबको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो मोटा मोटी हमें जरूरत थी जिन चीजों को खास समझने की विज्ञान की दृष्टि से, मैंने कोशिश किया है कि उन्हीं पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूं ताकि सबके लिए सही रहे। तो आप किसी के कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। आपने गोपाल चंदोड़ा यस, आपने बहुत मैटर कलेक्ट किया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता था आगम में है ये आगम द्वारा डेवलप किया गया है। ये देखिए ये आगम है, प्रज्ञापना सूत्र, बस मैं इसी से ले रही हूँ, कहीं कोई साधु साध्वियों का कोई रोल नहीं है इसमें। अच्छा, सीधा गणधरों की रचना है, गणधर तीर्थंकरों की का बोला हुआ और गणधरों ने लिखा है उसको। अच्छा, किसी का कोई में आपको बताइए।
मैं शेषा जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ मैंने बोलिए। वैसे इंटरफियर तो किया है। आप मैंने कर सकते आपका हो। ये लेक्चर, हाँ सॉरी, एक्चुअली मेरा नेट में प्रॉब्लम था, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गई थी, वापस एंटर हुई, मतलब। तो हाँ सर, आप पूछ सकते हो। हाँ मैंने आपका लेक्चर बहुत ध्यान से सुना। मुझे इसमें एक भी चीज विज्ञान सम्मत नहीं मिली जो ऑब्जर्वेशन से हाँ, टैली करती है। मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से। अच्छा, अब आप उसको कह सकती हैं कि विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है। तो मेरा ऐसा क्षमा करिएगा, मतलब आई वांट टू मेक सिंसियर कमेंट्स अबाउट ऑल दिस। तो इसीलिए मैंने प्रश्न किया था कि आप जो गुजराती जो टेबल्स दिखा रही हैं वो तो आगम में दी हुई नहीं है, वो तो किसी ने बनाई है, और उसको मेरे ख्याल से कुछ ज्ञान नहीं है कि विज्ञान एस्ट्रोनॉमी क्या है। ये बिल्कुल मतलब हाँ, मैं ये मानता हूं कि विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा होगा शायद, पर जहां तक विज्ञान पहुंचा है वहां तक तो हमको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ तो नहीं, इस प्रश्न को आगे बढ़ाने के पहले आई वांट टू टॉक अबाउट दिस लिटिल बिट इन मोर डिटेल। वो एक छोटा सा प्रश्न था कि आपने अनिंद्रिय एक शब्द यूज किया है, यस उसका क्या अर्थ है मेरे को समझ में नहीं आया। पहले आप वो बताने की कृपा करें, फिर अपन इस पर और चर्चा करेंगे। ठीक है। एक तो दो शब्द हैं, एक तो अनिंद्रिय शब्द यूज होता है, एक होता है अतीन्द्रिय शब्द होता है, ठीक है ना। अनिंद्रिय होता है मन के लिए शब्द, मन मन को ही अनिंद्रिय शब्द से भी कहा जाता है। जिन जीवों के पास में मन का विकास नहीं होता है उनको अनिंद्रिय जीव कहा जाता है, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, अनिंद्रिय जी का मतलब है जिनके पास मन का विकास है, ठीक है। जी मन के लिए अनिंद्रिय शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। और अतीन्द्रिय का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल, जो इंद्रियों को ट्रांसेंड कर देता है, तो वो केवल ज्ञानी होते हैं या अतीन्द्रिय ज्ञानी होते हैं। अवधि ज्ञानी, मन परयो ज्ञानी, केवल ज्ञानी, ये अतीन्द्रिय ज्ञानी कहलाते हैं। ये इंद्रियां होते हुए भी उससे बियॉन्ड देखने की क्षमता रखते हैं, जानने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनको अतीन्द्रिय ज्ञानी कहा जाता है। किंतु जो मन से सोच सकता है, मन से थिंक करता है, मन से कुछ नॉलेज करता है, तो उसको अनिंद्रिय जीव कहा जाता है, यानी मन से जानने वाला, मन के सपोर्ट से जानने वाला। ठीक है। तो ये मुझे पता नहीं था, अतीन्द्रिय तो शब्द कई बार आता है, लेकिन अनिंद्रिय मुझे पता नहीं। तो इसका मतलब मन से है, मन से है। साइकोलॉजिकल। तत्वार्थ सूत्र में कहा है श्रुतम अनिंद्रियस्य, यानी श्रुत ज्ञान जो भी होता है, वर्ड्स को सुन करके आपको जो कुछ नॉलेज होता है वो मन की सपोर्ट से होता है। जिसके पास मन का सपोर्ट नहीं है उसको शुद्ध ज्ञान करने में दिक्कत होती है, क्योंकि आपको शब्द जो सुन रहे हैं उसका मीनिंग समझ में आएगा, तभी आप उस बात को समझ पाएंगे। और वो मीनिंग के साथ कनेक्शन माइंड ही कर सकता है, बाकी इंद्रिय के जीवों को माइंड नहीं होने से उनको कनेक्ट करने में मुश्किल होता है। तो ये माइंड ठीक का है, ही अच्छा, फंक्शन है। यस, थैंक यू। वो तो बहुत क्लियर हो गया, आपने अच्छी तरह बता दिया। अब कमिंग बैक टू मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम है इसमें क्या है, आपने कहा कि ये मनुष्य अढ़ाई लोक में रहते हैं, यस, और मैं मानता हूं कि हम सब लोग मनुष्य हैं यहाँ। यस। तो यही लोक अढ़ाई लोक का हिस्सा है, तो इसके बारे में तो कुछ वर्णन किया होगा। या तो मैं ये मान लूं कि ये जो पन्नावाना सूत्र जिसने भी लिखा है ये उस वक्त का ज्ञान है और उनको पता नहीं था, क्योंकि ये जो दो चंद्र और दो सूर्य, और चंद्रमा सूर्य से दूर है और सूर्य पास में, आपने वो सब बताया 800 योजन या जो भी है। हाँ, हाँ, तो या तो ये मान लें कि उस वक्त जो ज्ञान था उसका वर्णन किया गया है, और यदि ये माने कि वो विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है तो हमको वो पार्ट लेना पड़ेगा जहां तक विज्ञान पहुंचा है, और उसको हमको डिस्कस करके वो एंकर पॉइंट हमको बनाना पड़ेगा ताकि ये हमारे समझ में आए। क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑब्जर्वेशन के सम्मत नहीं है। विज्ञान ये कहना काफी नहीं है आज के समय में कि विज्ञान को कुछ पता नहीं है। मतलब विज्ञान ने ब्रह्मांड के ओरिजिन जो भी है, बिग बैंग के ओरिजिन तक गया। अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा है
वो वहां तक पहुंचा है 13.8 बिलियन ईयर्स तक। तो उसके भी बियॉन्ड होगा कुछ, मैं ये मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये कहना कि ये तो बिल्कुल तर्क संगत नहीं है कि 2 चंद्रमा हैं, 2 सूर्य है, और ये ऐसा है, ये गोल है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये तो 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, तो उसमें आई डोंट नो इसको किस प्रकार कनेक्ट किया जाए। तो मेरा आपसे ये निवेदन था कि ये जो पन्ना वन्ना सूत्र है, इसमें आप 1-2 स्टूडेंट्स को लगाइए जो वो तथ्य निकालें जो विज्ञान को पता है, और वहां उसको अपन कनेक्ट करें, वरना आई थिंक इट मेक्स वेरी लिटिल सेंस। आई एम सॉरी टू से दैट, पर मैं कुछ जानने का प्रयत्न कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे क्षमा करेंगी कि वो जब तक हम इसको स्टडी नहीं करेंगे और विज्ञान से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई अर्थ ही नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आगमों की जो भी बातें हैं वो आपके बीच में डिस्कस करने का एक ही प्रयोजन है कि आप इसको विज्ञान के साथ किस रूप में, कहाँ, कैसे कनेक्ट करेंगे, इस पर ही आपको वर्क करना है। हम आगमों की बातें, फैक्ट्स, फिगर आपको बता सकते हैं, और उसको वैज्ञानिक तरीके से कहाँ कैसे कोरिलेट करेंगे, कहाँ मीटिंग एग्रीमेंट, पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट हमारा बनता है, उसको तो सर्च करना ही पड़ेगा। और ये गोल वगैरह कहाँ गया है, ये तो क्या है कि एक बार के लिए जो उस चीज को आगमों में जो पढ़ी जा रही है और जो समझी जा रही है उसको फिगर आउट करने की कोशिश की जाती है ना, कि उसको किसी तरह से उसका डायग्राम बना करके या कोई मॉडल उसका बना करके, तो वो बनाने वाले तो आप और हम सब लोग ही है ना। तो इसलिए वो बुक में जो पिक्चर बनाया गया है वो बिल्कुल एज इट इज वो वैसी ही, उसका बिल्कुल इतना ही ऐसे ही गोल है, ऐसा कहने का मतलब नहीं है, परंतु वो मोटा मोटी उसको फिगर आउट करने की कोशिश की गई है, पिक्चराइज करने की कोशिश की गई है, इलस्ट्रेशन बनाने की कोशिश की गई है, जो फैक्ट्स और फिगर डिस्कस किए गए उसके आधार पर। बट उसको हमको एज इट इज नहीं लेना है, वो नहीं, अप्रोक्सीमेट वो आपके जो बात सही है, आपके बात हमें सही लेना है। है उसको। हाँ, हाँ, हमने करीब 1 साल से ये लोक के बारे में अध्ययन किया है, कई लोगों ने, हाँ, और कम से कम मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ये जो अपने आगम में लिखा हुआ है, ये जोर है, जिसको आप ज्योतिष को आपने एस्ट्रोनॉमी ट्रांसलेट किया है, इसको हम एस्ट्रोलॉजी समझें। एस्ट्रोलॉजी समझें तो कई जो इसमें विसंगतियां हैं दूर हो जाती हैं, क्योंकि कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजी का मतलब इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी ऑफ दीज स्टार्स, वो होता है, इनका असर होता है हम जीवन पर। उस दृष्टि से उनको अलग कर दें, और कुछ आध्यात्मिक या रिलीजियस बातें हैं कि वो महाविद्य क्षेत्र है, वहाँ वो श्रीमंदर स्वामी है, वहाँ ऐसा है वैसा है, वो अलग एक विषय है, उसको हम अलग कर दें तो जो बाद में रहेगा वो फिजिकल एस्पेक्ट्स रहेगा। तो ये जो पूरा आगम जो है, पर्टिकुलरली तिलोई पन्नति जो मैंने पढ़ी है, तो उसमें ये मेरे को हर जगह मिक्स्ड अप लगते हैं ये 3 चीजें, तो हमको इसको अलग अलग, आप थी उस डिस्कशन में जो 4 आचार्यों ने मिलके हमारे वो लोका इश्यू अब प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, वो आपको मैं भेज दूंगा, आप उसको मैं देखिएगा। नहीं, वो जीवराज जी ने जो डिस्कशन किया, तो मैं थी ना हर चीज, हर मीटिंग हाँ, में। आप थी, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें से ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी पार्ट के ह्यूमन इफेक्ट होता है, उसको निकाल दें तो फिर फिजिकल एस्पेक्ट्स रहेगा, उसको हम एस्ट्रोनॉमी मान सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, वरना इसके इतनी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है ऑब्जर्वेशन के साथ। मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा, जो हमको दिखाई देता है, मतलब उसे कहीं तो इसका मेल होना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट वाली तो कोई बात हुई नहीं है इसमें, पूरे प्रसंग में कहीं भी कुछ इस तरह की बात नहीं है। दूसरा है कि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से जो बात कही जाती है कि महाविद्य वगैरह वगैरह, तो ये कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की दृष्टि से ही नहीं कहा गया है, बल्कि जोग्राफिकल लोकेशन बताया गया है, जोग्राफिकल सिचुएशन बताई गई है, किस डायरेक्शन में है, कितना बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की गई है।
तो ये सारा जोग्राफिकल डिस्कशन है एक प्रकार से, ये कोई स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं है। और जो कुछ भी है ये देखना है कि साइंस और स्क्रिप्चर्स की जो बातें हैं वो कहाँ किस तरह से मैच करेगी एक दूसरे से, और कहाँ तक साइंस जो है एग्री करेगा, वो वही आपको रिसर्च में सामने लाना है। नहीं, आप ये बता रही हैं बहुत अच्छा है कि हाँ। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। अब ये बिल्कुल। हमारी ड्यूटी है कि हम इसको तर्क Yes. सम्मत रूप से पेश करें। तो मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। आपने हाँ। तो जो लिखा हुआ है वो बताया। हालांकि बिल्कुल। मुझे ये जो ट्रांसलेशन करते हैं उनको कुछ ज्ञान होना चाहिए, तभी वो सही ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये मुझे देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि प्राकृत भाषा के टेक्स्ट हैं, हर कोई इसको ट्रांसलेट कर ही नहीं सकता है। तो जो ट्रांसलेट करने वाले हैं वो बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं, अपने आप में भाषा के बड़ा एक्सपर्टीज होती है उनके अंदर, प्लस वो प्राचीन टीकाओं को, भाष्यों को, कमेंट्रीज को देख करके कोई चीज को ट्रांसलेट करते हैं, अपने मन से कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। शास्त्र की भाषा को ट्रांसलेट करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, और सभी परंपराओं को ध्यान में रख करके और सभी प्रकार की टीकाओं को ध्यान में रख करके चलना पड़ता है। इसलिए ये ना सोचिए कि कोई ये सामान्य कोई व्यक्ति ने मैं चलते कुछ ट्रांसलेट कर दिया है, ऐसा भी नहीं है। दूसरा ये है कि इस ग्रंथ को लिखने वाले आचार्य श्यामाचार्य है, श्यामाचार्य, ठीक है ना। और कहा जाता है कि वो 14 पूर्व के ज्ञाता थे, 14 पूर्व के ज्ञाता, ठीक है ना। बहुत बड़ा स्कॉलर होता है 14 पूर्वधर, एक पूर्व का भी ज्ञाता बहुत बड़ा स्कॉलर होता है, शास्त्रीय दृष्टि से 14 पूर्वों को जानने वाले की तरह बड़ा होता है, ये आप सोचिए। और ये श्यामाचार्य के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का विवेचन जैन आगमों में, जिनको निगोद के जीव कहते हैं, इसका सबसे पहले प्रतिपादन इन्होंने किया है। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो बात कर रहे हैं आपसे। और एक बात और ये कहना चाहती हूँ कि जैन आगमों की विवेचन की जो पद्धति है, मेथड है इंटरप्रिटेशन का, वो 4 एंगल से हमको समझना है। पहला है कि मैथमेटिकल दृष्टि से डिस्कस करते हैं कुछ चीजें, कुछ एथिकल दृष्टि से डिस्कस की जाती है, कुछ मेटाफिजिकल दृष्टि से डिस्कस किया जाता है, और कुछ एपिस्टेमोलॉजिकल यानी नॉलेज की दृष्टि से कि कहाँ किस तरह का उस विषय को जानने का क्या तरीका है। तो ये 4 एंगल से हर चीज को इंटरप्रेट किया जाता है। तो मैथमेटिक्स भी हमेशा इन्वॉल्व रहती है, मेटाफिजिक्स भी हमेशा इन्वॉल्व रहता है। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इम्प्लीकेशन क्या है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। नहीं तो साधुओं को क्या जरूरत है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है न कहाँ क्या है, ये जानने की जरूरत क्या है उनको? उनको अपनी आत्मा का कल्याण करे, बस इतना बहुत है। वो अपना ध्यान में बैठे रहे। ये सब क्यों जानते हैं? वो इसलिए ही जानते हैं कि हमें अपने आचार का विकास किस दृष्टि से करना है, किन किन जीवों की क्या क्या गतियां होती है, कौन कौन कहाँ जन्म लेता है, उनकी क्या स्थितियां बनती है। इसको जाने बिना हमारा आचार का क्या तरीका होना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए, इस बात को भी वो समझना जानना चाहते हैं। इसीलिए सारे विश्व को समझते हैं। विश्व को समझने का मतलब है विश्व में जीवों की स्थितियों को समझते हैं, और उसके आधार पर ही आचार के नियम फिक्स किए जाते हैं। उसके स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीजों को डिस्कस किया गया आगमों में। उद्देश्य जो है स्पिरिचुअल है, साथ साथ में वो मेटाफिजिकल रियलिटी के नेचर को भी समझना चाह रहे हैं कि लॉज ऑफ नेचर जो है, वो नेचर के लॉज किस तरह से वर्क कर रहे हैं और हमारे जीवन पर उसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही एंगल से बहुत ही प्रोफाउंड स्टडी होती है जो जैन आगमों में की गई है। अब ये बात अलग है कि विज्ञान और हमारा, मैं ये नहीं कहती कि विज्ञान ने अभी कुछ जाना नहीं है, समझा नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। परंतु मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमें अभी थोड़ा सा विज्ञान और जैन आगमों की बात को एक दूसरे के नजदीक लाने में थोड़ा अपने को अपनी ओर से एफर्ट करना पड़ेगा। वैज्ञानिक तो अपने तरीके से काम करेंगे, वो आपके शास्त्र तो पढ़ते नहीं है। तो अब आपको काम करना है कि इनको हाइपोथेसिस बना करके आप कहाँ विज्ञान को क्लोज में ला सकते हैं या वैज्ञानिक दृष्टि से इनको किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं पूर्णतः सहमत हूँ। पर ये काम करना चाहिए, इसके बगैर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है ये सब मानना। तो आप जो बता रही हैं वो तो जो आगम में लिखा है उसके आगे हमको इसको ले जाना है, और कहीं तो एक एंकर पॉइंट, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ताकि हम वहाँ उतना समझ लें तो हम बाकी भी मान लेंगे कि ये सब ऐसा होता होगा।
पर जब कोई कहीं भी इसका एक भी मेरे को पॉइंट नहीं मिल रहा है कि जहां ये विज्ञान सम्मत देखिए, है। मैं एक वीडियो में कुछ समय पहले, पिछले एक आध 2 साल पहले की बात है शायद, कि किसी ने एक वीडियो भेजा कि दूसरा सूर्य देखा गया, तो उसका फोटो उन्होंने भेजा भी था, वीडियो के साथ में दिखाया भी था कि 2 सूर्य एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने कल नहीं, एक किसी वीडियो के देखी। कहने से 2 सूर्य नहीं होते हैं, वो नहीं नहीं नहीं, मैं 2 कहने, सूर्य होंगे तभी मानेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि दिखाया उन्होंने उस वीडियो में, केवल कहा नहीं, 2 सूर्य उन्होंने उस वीडियो में दिखाए थे। अब वो ऐसा वीडियो मेरे कुछ पास, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मेरे है। पास अवेलेबल नहीं है। जस्ट मैं तो अब शास्त्र की वीडियो बात के बना के देते विरुद्ध, हैं। हाँ, शास्त्र की बात के विरुद्ध में कुछ नहीं कहूंगी। शास्त्र में जो बताया है उस हिसाब से ये है कि 2 सूर्य और 2 चंद्र होते हैं। एक सूर्य जो आज हम वर्तमान में देख रहे हैं, अभी आज देख रहे हैं, वो आपको तीसरे दिन वापस दिखेगा। वो 48 आवर्स में राउंड करके वापस उस स्थान पर, लोकेशन पर आपको दिखाई देगा। सो ये शास्त्रीय विचारधारा है, मत है। और अब आप विज्ञान वाले नहीं, जो भी मैं करना आपको चाहें। इसी पॉइंट पे बता रहा हूं कि ये बिल्कुल सही है। जब कैलकुलेशन करता हूं तो जियोसेंट्रिक कोऑर्डिनेट लेकर के सूर्य मतलब स्टेबल अर्थ लेकर के कैलकुलेशन बहुत इजी होती है। अगर आप कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करें तो पृथ्वी तो घूम रही है, उसको स्थिर माने और आप कहें कि ब्रह्मांड घूम रहा है, तो आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो इक्वेशन सॉल्यूबल है। ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है कि ये किया गया, ये फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, यूं कह रहा हूं मैं आपसे। तो ये हो सकता है, आप थोड़ा सा इसको देखिए कि आप जो कह रहे हैं, अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू से सही बैठता है तो वो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर शास्त्र ने उनका लोकेशन भी बता रखा है कि कौन कितनी डिस्टेंस पर है। तो अब इसका तो एस्ट्रोलॉजिकल, अगर वो भी इसका बिल्कुल ये एस्ट्रोलॉजिकल मैंने निकाला है। आप इस लोक इश्यू को देखिए। हाँ। वो जब कहते हैं कि सूर्य पास में और चंद्रमा दूर है, वो इसका इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग वो बता रहे हैं कि सूर्य का इफेक्ट ज्यादा है, चंद्रमा का कम है, इसलिए वो दूर है। और वो जो उस वक्त, एक एग्जांपल मैं आपको दूं, उस वक्त सबको पता था कि कहाँ मंगल है, कहाँ बुध है, कहाँ गुरु है, कहाँ शुक्र है, सब वर्णन उसका मिलता है। पर जो सीक्वेंस इसमें ज्योतिष लोक में दी हुई है बिल्कुल गलत है। वो गलत इसलिए है कि वो फिजिकली करेक्ट नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजिकली करेक्ट है कि हाँ, तो उन हो सकता है। ग्रहों का हम पर प्रभाव कम पड़ता है। तो मैं कहता हूं ये एस्पेक्ट हमको निकालना, पढ़ के निकालना पड़ेगा। पर हमारे कोई भी स्कॉलर्स अवेलेबल नहीं है, जो कोई समाज इसको सपोर्ट नहीं करता। हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको, तो हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। वरना काफी स्कॉलर्स हैं जो ये सब समझते हैं। तो मैं ये मानने को तैयार हूं कि ये किस दृष्टि से किया गया है वो जानना जरूरी है। ये सब उस वक्त एस्ट्रोलॉजी का बहुत जोर था। सब लोग अपना भविष्य और क्या असर होगा, क्या बीमारियां ठीक होगी, ये उसकी दृष्टि से हो सकता है, पर ये फिजिकल दृष्टि से नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने ब्रह्मांड के छोर तक देखा है और पूरा सूर्यमंडल के पिक्चर्स हैं हमारे पास। कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, कितने सैटेलाइट है, कितनी डस्ट है, कितना साइज है, सब पता है। और अब उसका कहीं तो मेल बैठना चाहिए ना। सही। आप लाइए फिर कुछ नया इंटरप्रिटेशन लेकर के आइए कि ये क्या है, किस एंगल से सही हो सकता है। हाँ, जैसे तो वो मैं लोका इश्यू में मैंने ये सब हाँ, डिस्कस जैसे किया है। जीवराज जी जैन साहब ने जैसे स्टेटिस्टिकल मेथड से प्रूव किया है कि ये सब चीजें सही बैठती है विज्ञान के साथ में। तो आप एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज के बारे में कोई बात कही गई है, उसको आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। हाँ, एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, उसमें काफी चीजें रिजॉल्व हो हाँ, जाती तो है। अच्छा है, अपने को नया इंटरप्रिटेशन लाना भी चाहिए ना। तो पता रहे कि ये अगर फिट हो रही है वर्तमान में तो किस दृष्टि से हो सकती है। अब एग्जैक्टली तो अगर वही बात कही गई और अगर हमारी नॉलेज में अभी वो चीजें उस रूप में नहीं आ रही है, तो फिर हम अपनी ओर से कोई तो नई व्याख्या लेकर के आएंगे ना सब।
शेषा सर जी, आई हाँ डोंट वांट टू टेक ऑल द टाइम। सर आप और सर कोई मैं कुछ प्रश्न है तो कहना आगे हाँ आगे सर बढ़िए। मैं कुछ मुझे कहना चाह रही मुझे थी। एक मिनट सर। हाँ भंडारी सर, एक तो आपकी जो बात है उसमें आप ह्यूमन के ऊपर जो इफेक्ट कह रहे हो, उससे अच्छा कि अपने प्रकृति ऊपर या तो यहाँ की पूरी लाइफ के मतलब सभी जीव और अजीव सभी के ऊपर, इस तरह से हम इंटरप्रिटेशन का सोच सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि चंद्र की इफेक्ट पानी पे या कहाँ कहाँ होती है, तो इस तरह से आप एक और समणी जी आपने जो बताया 2 सूर्य का, तो शास्त्र के हिसाब से भी 2 सूर्य कभी एक साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक सूर्य जहां होगा उससे 180 डिग्री पे दूसरा सूर्य होगा, या तो दूसरे मतलब होगा तो भी जो आपने बताया कि दूसरे मतलब जैसे लवण समुद्र वाला है या पुष्कर द्वीप वाला है, वो एक लाइन में होंगे, तो भी एक सूर्य और दूसरे सूर्य एक साथ नहीं दिख पाएंगे, ऐसा मुझे मेरी समझ के हिसाब से। आप मेरी समझ को कुछ सही करने का प्रयास करो। मैंने वैसे ये कहा ही मुझे नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों सूर्य एक साथ दिखते, एक दो सूर्य होते, ये कहा दिखते नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे ये भी बताया ना कि 48 आवर्स बाद में आपको यही सूर्य बाद में 48 आवर्स बाद दिखेगा ना, तो हाँ, एक दिखने में आपको एक ही दिखाई देगा, क्योंकि ये जब राउंड करता है 48 आवर्स में आता है वापस अपनी लोकेशन पर, तो ये दूसरे डायरेक्शन में जा चुका है और दूसरा सूर्य इसके स्थान पे दिखाई देता है। तो आप देखने में आप हमेशा एक ही सूर्य को देखेंगे, दो को कभी नहीं देखेंगे। सही। तो वो वीडियो तो कोई मतलब मुझे कुछ कहना है। हाँ कीर्ति जी आप भी कुछ कह सकते हो, और लोढ़ा साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। ये तो मेरा कुछ नहीं, ये क्यूरियोसिटी जो थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। हाँ दो सूर्य की जो बात कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम इलिप्टिकल ऑर्बिट माने, जैसे अर्थ जो है वो सन के सराउंडिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, तो फॉर ए इलिप्स देयर आर ऑलवेज 2 फोकल पॉइंट। एक जो है वो फिजिकल है, जो वाकई में जिस पे ऊपर ऑब्जेक्ट है, एंड दूसरा जो है वो वर्चुअल है। सो मे बी दिस इज दैट वर्चुअल और एक रियल, उससे उसके हिसाब से सूर्य तो एक ही है, पर दूसरा जो है बिकॉज थिंग्स आर मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड दैट, तो हम 2 करते हैं। लेकिन 2 चंद्र की बात मुझे समझ में नहीं आती है, 2 चंद्र कैसे हो सकते हैं? सूर्य का तो सर वाकई में 2 चंद्र हैं। मैंने अपने बुक में लिखा है कि देयर इज अनदर मून व्हिच गोज अराउंड द अर्थ इन ए हॉर्सशू शेप, दैट इज वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। तो वी कैन ट्राई टू मेक इट एग्री। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मिलान नहीं हो सकता, पर उसको सही दिशा में सोचना पड़ेगा। एक्चुअली एक तो अपना मून है और एक और रॉक का पिंड है जो हॉर्सशू शेप में आता है, और वो पृथ्वी के आके वापस चला जाता है और फिर वापस आता है। That is very small, so you don't see it. That has been seen with a telescope. तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, पर मैं उसके री-इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ। I am also trying to say sun ka like that only, that it may be 2 sun means basically sun एक ही है, but because things are moving in elliptical orbit around sun, so it has a 2 centers. Sir, one is the real let me center also and explain other this one is point. Let me Padhya Sahab explain this point. Before let's say about 70, 80 or 100 years ago, the theory which was prevalent is कि सारे planets जो हैं अपने एक straight line में हैं. Yes. When there is a conjunction, they come in a straight line. So the theory was that there were 2 suns, one came very close by to our sun, or it pulled lot of material, and that material condensed to form planets, and that sun has gone away. ये थ्योरी जो 2 सन की थ्योरी है काफी समय तक प्रचलित थी। उसके बाद में a new theory has come of this solar nebula that says that no, we don't need another sun to pull material and condense into rocks and form planets. It says by itself, because of rotation, it can come in a disk from a molecular cloud. We can discuss that in detail. पर इसीलिए मैं कह रहा था कि उस वक्त
ये प्रेवलेंट हो सकता है कि 2 सूर्य थे, क्योंकि जो आप प्लैनेट्स बीच में बनाते हैं ये कहीं से तो निकले होंगे। ऑब्वियसली तो उन्होंने Yes. कहा कि एक ही ग्रेविटी ने दूसरे से मटेरियल निकाल दिया और वो कंडेंस हो गए, ये प्लैनेट्स बन गए। पर पॉइंट खाली वही है जो मैं पहले बता रहा था कि इसकी बहुत आवश्यकता है कि इसको हम ठीक से समझें, वरना True, इट true. इज एंड नहीं तो ऑल्सो वी भंडारी शुड जी, नॉट हैव ए फोर्स्ड एग्रीमेंट, बिकॉज द वर्स्ट थिंग इज टू हैव कि ये शायद ऐसा होगा, आई मीन विदाउट एविडेंस, तो दैट गोज अगेंस्ट अवर जैन कंसेप्ट्स। Yeah, true. जी, पहली तो बात 2 ये है सूर्य कि और हम 2 चंद्रमा कैन बी एक्सप्लेन्ड दिस वे, but better it can be explained by for astrological calculations. नहीं The तो calculations become very easy that way. जी, भंडारी जी, आप 2 चंद्रमा को तो मान रहे हैं, 2 सूर्य को नहीं मान रहे। नहीं, मेरे मानने से थोड़ी होता है, मुझे जो नहीं, दिखाई नहीं। देता है वही मानता हूँ। हाँ, तो वही कह रही हूँ कि आप जैसे 2 चंद्रमा को तो मान ही रहे हो ना, मानने का मतलब दिखाई दे रहा है आपको, तो 2 सूर्य क्यों नहीं दिख रहे हैं? उसको नहीं, दूसरे उनका सूर्य कहना को ये है अगर कि वो वहाँ है नहीं। वो देख टुडे साइंस हैज प्रूव्ड दैट सेकंड मून इज देयर, इट हैज बीन विजुअलाइज्ड, बट द Okay. sun is not visualized yet. That is what he is नहीं, trying to say. एक्चुअली क्या है सर कि there are millions of moons. If you say, it depends on how you define a moon. If a moon is something which is going around the earth, then thousands of rocks, millions of rocks are going around the earth. So it all depends on definition, unfortunately. No, that way, if you see earlier, Pluto was called as a planet. Now it is not called. Exactly. तो मिलियंस ऑफ मून्स और मिलियंस ऑफ सन्स एंड प्लैनेट्स, ये सब चीजें जो है, जस्ट आपका मून्स तो आपको प्रूव हो चुका है, बट हो सकता है निकट फ्यूचर में सन भी प्रूव हो जाए। सॉरी, आपका प्रश्न मेरे को सुनाई नहीं दिया। नहीं, मैंने कहा मिलियंस ऑफ मून्स आपने एक्सेप्ट कर लिए, तो शास्त्र कह ही रहा है कि मिलियंस ऑफ मून्स हैं यहाँ हाँ, पूरे ब्रह्मांड में, तो हाँ, ऐसे ही मिलियंस ऑफ सन्स भी हैं। एक चंद्रमा के साथ एक सूर्य भी आपको हमेशा देखने को मिलेगा, उसके साथ 28 वो एस्ट्रिंजेंट स्टार्स भी मिलेंगे और ये नंबर भी मिलेगा। मतलब अब इतना तो हमारे एक साथ रहता ही, एक फैमिली में रहते ही, एक सूर्य एक चंद्र एक साथ में रहते हैं एक फैमिली के अंदर। इसको थोड़ा अपने को डिटेल में जाना पड़ेगा, ये खाली ये कह देने से तो अब आपको इसीलिए तो एकेडमी क्रिएट की है ना। अब आप प्रूव करिए, साइंटिस्ट लोगों ने जो किया सो तो किया ही है, बट आप अब जैन आगमों के आधार पर भी तो कोई साइंस डेवलप करिए। हाँ, तो वही पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि अपने को इसको लिंक करना पड़ेगा। दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन आइसोलेशन कि ये आगम में ऐसा है और विज्ञान में ऐसा है। नहीं, नहीं, ऐसे 2 ब्रह्मांड नहीं है अलग अलग, वो एक ही ब्रह्मांड है और दोनों उससे सहमत होने पड़ेंगे, मेरा ऐसा ख्याल है। सही बात है, वो ट्रुथ तो एक ही है, परंतु उसको देखने वाले की बात है कि किस तरह से वो देख रहे हैं या क्या लिमिटेशन है उनकी देखने में। Anyway, one of the point of my discussion was to involve all the young people who have joined. Yes. To come and work with us. I am prepared to take up these problems and ये आपका ही show how subject it है। can be done, but we don't have people and we don't have facilities to do it. That is why I brought this point कि let us not blindly follow कि ये विज्ञान ये कहता है तो इसलिए ऐसा है और ये आगम ये कहते हैं इसलिए ऐसा है। हमको उनको जोड़ने के बिना हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। सही भंडारी जी, सही है आपकी बात, सोचना पड़ेगा। समणी जी, आप भी उसके बारे में क्या कुछ कर सकते हैं देखना। डोडा साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, डोडा साहब आप बता सकते हो। डोडा साहब का विषय है बॉटनी। हाँ, उनका आपने बॉटनी भी आज हुआ है थोड़ा बहुत, तो उनके बारे में भी कुछ बताएंगे। भंडारी साहब ने जो कुछ कहा उससे सहमत हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरा, एक समणी जी ने पीएचडी थीसिस की थी जैन बायोलॉजी के ऊपर, और उसमें उस चीज को मुझे एडिट करना पड़ा था। तो उसमें मैंने पाया कि आज के विज्ञान की नॉलेज के हिसाब से जैन बायोलॉजी में कोई तालमेल नहीं, कोई तालमेल नहीं।
तो ये स्थिति वहां पर भी ऐसी है बायोलॉजी में। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत सोच ये है कि जैसे भंडारी साहब ने कहा कि जैन ये कहता है और विज्ञान ये कहता है, ये कंपैरिजन करने में जब तक इसकी बहुत गहराई से स्टडी ना हो ठीक नहीं है। तो ठीक है, हम तो जैन पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख रहे हैं। वी आर नॉट कंपेयरिंग विद साइंस, जैन बट जैन क्या कहता है वो कौन कह सकते हैं कि जैन ये कहता है। उसको विज्ञान से कंपैरिजन करने की स्टेज अभी नहीं आई, जब तक कि उसकी गहराई से विज्ञान के संदर्भ में स्टडी ना हो जाए। सही है, सही है। तो इसीलिए लोढ़ा साहब है, इसीलिए भंडारी साहब है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा है तो साहब 26 और 27 तारीख को हम एक डिस्कशन मीटिंग रख रहे हैं 2 दिन की, आप जुड़िए उसमें। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज प्रॉब्लम्स। अगर आपको अनुकूल हो तो आप जुड़िए। मैं कोशिश करूंगा, मेरी जी। हेल्थ ठीक नहीं रहती है इसलिए मैं कभी कभी अटेंड नहीं कर पाता, पर मैं जी। कोशिश हाँ, नहीं मतलब यही डिस्कशन करने के लिए कि हम सर को तो रहना ही चाहिए, सर का तो मूल विषय है ना, तो इसमें सर को रहना जरूरी है। सर आप, मेरे पास लोढ़ा साहब की कांटेक्ट डिटेल नहीं है, आप में मेरे पास है, मेरे से। हाँ लोढ़ा साहब, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, जूम लिंक। जितना आपको कंफर्टेबल है इतना हमसे जुड़ने का ट्राई कीजिएगा। हमको आपके गाइडेंस का बहुत बहुत जरूरत है। चलिए, तो हो गया सभी क्वेश्चन। कीर्ति पड़िया जी, आपका कोई क्वेश्चन बचा है? आपने हैंड रेस किया हुआ है। That's all. No, that's all. What I wanted to tell, I have already told. ओके, थैंक Thank यू। you. हाँ, पुखाड़ा साहब ने हैंड रेस किया था, पर अभी मुझे लगता है पुखाड़ा साहब निकल गए हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, अभी कोई किसी का हैंड रेस नहीं है। हाँ समृद्धि जी, आप मंगल पाठ करने का मैं अनुरोध करती हूँ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। You are all welcome to join our meeting on 26th and 27th. कई लोग तो आ रहे हैं उसमें, I see जसवंत जी शाह, विशाल मेहता, पाटिया साहब आप आ रहे हैं क्या? I will try to join through video conference. अरे सर ऐसे नहीं चलेगा, आप अहमदाबाद में रहते हैं और वीडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलो, I will try to come. और भी जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो अपनी कांटेक्ट डिटेल मुझे इन पर्सन भेज देना, तो अगर हो सके तो हम लोग आपको जूम लिंक भेज देंगे, जितना हो सके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद समीर जी, भंडारी जी, कीर्ति साहब और लोढ़ा साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं आ रहा हूँ। हाँ, आपका बहुत स्वागत है। आज तो जीवराज जी भी जुड़े थे, पर मुझे लगता है उनकी नादुरुस्त तबियत की वजह से वो निकल गए हैं। अशोक जैन साहब भी जुड़े थे। ठीक है, अभी जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र, प्रणाम।